उपचुनाव की चुनावी सभा में 2-3 जोरदार जयकारे आप लगाए। जय बोले वेंकैया जी महाराज की, जय बोले सालासर दरबार की, जय बोले रामसा पीर की, जय बोले जसना जी महाराज की, ख्वाजा साहब की। उपस्थित सरदार से उपचुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वो लोकप्रिय उम्मीदवार छात्र राजनीति से लगातार मेरे साथ रहे। सरदार शहर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी की आवाज भाई लालचंद जी मूंड, जो वर्तमान डेयरी के 4 बार से लगातार चेयरमैन है। 2018 के अंदर जब मैं इसी ग्राउंड के अंदर आया था, 18 के अंदर मेरी पार्टी को उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील करने, जब मेरा गला बैठ गया था, ध्यान है आप लोगों को, बाहर क्या जरूर तब आप बार बार गर्म पानी पिला रहे थे, तब मेरी चिंता भी आप लोग कर रहे थे कि हनुमान जी क्या हालत आपने कर ली। लेकिन सरदार शहर के जवानों की जिद थी कि आप हेलीकॉप्टर सरदार शहर के अंदर उतारो। मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं थी 18 के अंदर, मैं कोई सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा था। मैं जब विधायक था, मैंने प्रदेश की दुर्दशा देखी। मैं किसान का बेटा हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय से विधानसभा की ओर मैंने सफर किया और छात्र जीवन से हमेशा किसान के बेटों की, किसानों की समस्याओं से हमेशा देखता था। मेरे मन में आई कि क्यों न हम इस प्रदेश के अंदर ऐसी क्रांति का आगाज करें, इस व्यवस्था को बदल दे। थाने तहसील में कोई गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, आओ बाबा चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक पियोगे। ये व्यवस्था मान परिवार भाइयों, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर मैंने कुछ मुद्दों के साथ लड़ाई की शुरुआत की। हुंकार भरी नागौर की धरती से 5 लाख किसान जवानों ने किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, 4 लाख खाली पद भरने की मांग नौजवानों की और मजबूत लोकायुक्त की बात मैंने करी। उस हुंकार के बाद जब बाड़मेर में 7 लाख से ज्यादा जवान किसान सेकंड हुंकार रैली के अंदर आए, मैं धन्यवाद दूंगा चूरू के उन नौजवानों का जो अपनी अपनी गाड़ियों में तेल भरवा के हनुमान बेनीवाल को मजबूत करने के लिए नागौर से बाड़मेर की धरती पे पहुंचे। और तीसरी हुंकार जब हमने बीकानेर की धरती से भरी थी, वसुंधरा डर गई। 50,000 नौकरियां निकाली, स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दिए सीकर से पहले, और भाइयों 5 हॉर्स की बिजली भी माफ कर दी थी राजस्थान के किसानों की। उसके बाद सीकर में हुंकार भरी और जयपुर पहुंचे, तब हमारे सामने एक ही रास्ता था, इन राजस्थान के जवान किसानों के लिए कैसे लड़ा जाए। भाइयों, मैंने इतिहास उठा के देखा, बड़े बड़े नेता राजस्थान के अंदर हुए, मेरे समाज के भी दर्जनों बड़े नेता हुए और वो लगातार राजस्थान में चलते रहे, लेकिन खुद की पार्टी नहीं बना पाए। कांग्रेस से नाराज हुए तो बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने छोड़ा तो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस ज्वाइन करके उनका हाथ पकड़ लिया। वहां लाइन में लगे टिकट लेने के लिए। हनुमान बेनीवाल ने सोचा कि किसी न किसी को तो भगत सिंह की भूमिका माना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, मैं खुद ही मेरे भाइयों की लड़ाई लड़ूंगा। 18 के अंदर 29 अक्टूबर 2018 को नई पार्टी का गठन किया और जब पार्टी का गठन किया, वहां 4 से 5 लाख नौजवानों ने, और हमें चुनाव आयोग ने चिन्ह भी क्या दिया बताओ, बोतल का चिन्ह। वैसे सबके काम, पानी की बोतल मानो जब तो सबके काम आ जाता है, और दूसरी बोतल माने तो भी लोगों को काम आती है बोतल। तो भाइयों, ये बोतल का चिन्ह हमें मिला। ये बोतल पानी की बोतल है, ये वसुंधरा वाली दारू की बोतल नहीं है। स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन, जिस तरह बोतल अपना मेहमान आता है घर पे,
तो अपन भाग के जाते हैं कि बोतल लेके आओ, आप मेहमान नवाजी करते हो, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद सरकार आपको शुद्ध पानी नहीं पिला रही है, इसलिए मेहमान के लिए बोतल लेके आते हैं। कोई मेहमान नवाजी करी, बोतल का पानी लेके आए। तो भाइयों, ये बोतल जिस तरह स्वच्छ पारदर्शी है, इसका जल जिस तरह स्वच्छ पारदर्शी है, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल चाहता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और 29 अक्टूबर के बाद 1 महीने का समय मिला मुझे। नवंबर दिसंबर में चुनाव थे और भाइयों 1 महीने के अंदर 57 उम्मीदवार तैयार किए, जिसमें सरदार साहब से भी किसान के बेटों को मौका दिया था। कई जगहों पे चुनाव नहीं लड़ाए, यारी दोस्ती निभाई। मुझे लगा कि मेरे चुनाव लड़ने से कोई किसान का बेटा हार सकता है, उन जगहों पे चुनाव नहीं लड़ा। हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी को किसान कौम के खातिर कुर्बान कर दिया, नहीं तो 3 से 15 विधायक मेरे राजस्थान के अंदर आते। ये सब आप सारी बातें जानते हो। इस राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जो हनुमान बेनीवाल की मेहरबानी से जीते हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दर्जनों नेता है। अगर मैं कैंडिडेट लड़ाता तो घर बैठ जाते, तो लगातार चुनाव हारे थे राजस्थान। भाइयों, मैंने कहा मेरी तो सरकार बन नहीं रही है, समय कम था, सत्ता का लालच भी नहीं था, लेकिन किसान कमजोर नहीं हो राजस्थान के अंदर, इसलिए अपनी पार्टी को कुर्बान कर दिया। पार्टियों को कोई कुर्बान नहीं करता और जवानी कोई कुर्बान नहीं करता। 2003 से लेके 2023 20 साल का जो मेरा संघर्ष है, मेरे से ज्यादा इस राजस्थान में कोई नहीं लड़ा। और मोदी की सत्ता को अगर किसी ने ठोकर मारी तो नागौर के सांसद ने किसान कौम के खातिर मोदी की सत्ता छुड़वाई। और देश में एकमात्र सांसद था जो सड़क पर बैठा था, और सड़क पर बैठने का कारण भी आपको बता दूं, हरियाणा और पंजाब का एक किसान आंदोलन था। ये किसान आंदोलन राजस्थान का किसान आंदोलन नहीं था, पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा पहुंचा, और दिल्ली के किसान आए, उत्तर प्रदेश के किसान आए, और मुझे किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी आपकी रगों में वो खून दौड़ रहा है जो हमारी रगों के अंदर दौड़ रहा है, आप हिम्मत करो, आप अगर गुजरात और दिल्ली का कनेक्शन काट दो, दिल्ली और जयपुर का हाईवे को जाम करके बंद कर दो, हरियाणा बॉर्डर को, तो मोदी को झुकना पड़ेगा। आप सत्ता छोड़ो, आप उस कौम से आते हैं जिस कौम से वीर तेजाजी महाराज जाते हैं। भाइयों, 1 मिनट के अंदर सत्ता छोड़ी, और सत्ता छोड़ के 70 दिन अगर इस किसान कौम के सम्मान की कोई लड़ाई सड़क पर लड़ रहा था, वो नागौर का सांसद था। वो सारी ये मेरे विधायक और सारी आरएसपी की टीम थी जो सत्ता छोड़ के सड़क पर बैठी थी। 3 फिर वापिस 4 बार स्टेट में मंत्री पद छोड़े। लोग अपनी आगे की गाड़ी की सीट नहीं छोड़ता, किसी ने छोड़ता है क्या, बता दो मुझे। पीछे बैठ, मेरी गाड़ी खरीदी है क्या तूने? तो भाइयों, मैंने सत्ता छोड़ी, और उसी का परिणाम है कि 300-400 से ज्यादा गाने आप अपने भाई के लिए आप बजाते। मैंने कोई एक काम किया। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जब किसान के बेटे कैसे करते थे, ये तो शेखावाटी का है, ये नागौर का है, ये चूरू का है, ये गंगानगर का, ऐसे बटे हुए थे। उन सबको एक किया, धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से हनुमानगढ़ गंगानगर तक किसान के बेटे को एक करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। राजस्थान की सत्ता से टकराया, दिल्ली की सत्ता से टकराया, और जो अशोक गहलोत कभी किसी से नहीं हारा, उसके बेटे को जोधपुर में हरा के उसका जादूगरी गहलोत तो सबसे बड़ा जादूगर है, उसकी जादूगरी खत्म करके गहलोत को सपेरा बना दिया। और सपेरे की नागिन कौन आप जानते ही। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता कि भूत भूतनी और बोतल का चिन्ह है। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को इस उपचुनाव में जीत दिलाएं। ये कोई नया उपचुनाव नहीं लड़ रही आरएलपी पार्टी। आपके आशीर्वाद से बल्लभनगर के चुनाव के अंदर जब किसान कौन के हमारे भाई 2nd नंबर पर है और बीजेपी 4थे नंबर पर चली गई थी 1 साल पहले चुनाव था। सुजानगढ़ के अंदर ताल ठोकी, साड़ा में लड़े, राजसमंद लड़े, और खीमसर में जीते, नगर पालिका लड़े, पंचायत चुनाव लड़े, और आरएलपी पहली पार्टी बनी राजस्थान की जिसको मान्यता प्राप्त दल का दर्जा मिला। और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली किसानों की और किसान के बेटों की संघर्ष की पार्टी है, जिसकी टिकट लेने के लिए जयपुर और दिल्ली के अंदर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। मेरे विधायक
और पार्टी के एक दर्जन नेता पिछले 7-10 दिन से सरदार शहर के अंदर डेरा डाले बैठे हैं और एक एक व्यक्ति की राय जान रहे। आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, और सबकी राय जानने के बाद ही आपके उम्मीदवार की घोषणा करी। मैंने लालचंद जी को बुलाया, टिकट ये खुद ही बांट रहे थे अपने सरदार शहर के लोग ही बैठ के, ताकि आपसे बातचीत हो जाए। हमारी ये इच्छा थी कि लड़ाई हमें लड़नी है, लेकिन सबको साथ रह के लड़ाई लड़नी है। मैं इतना ही संदेश आपको देता हूं, ये टेलर है और 23 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पूरी पिक्चर राजस्थान का नौजवान दिखा देगा। लेकिन भाइयों, जिस फिल्म का टेलर अच्छा होता है वही फिल्म अच्छी होती है। तो टेलर आप दिखा दो, टेलर दिखा दो 80-85 हजार, तो वोट सीधे सीधे किसानों के। फिर आपके हो गए मुस्लिम भाई, 60,000 वोट हो गए आपके मेघवाल, नाइक समाज, रेगर समाज और दूसरे। अब आप बताओ कितना बड़ा वोट बैंक। लेकिन यहां की राजनीति पिछले 20-25 साल से बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रही है और 40 साल से ज्यादा भंवरलाल जी हमारे बीच नहीं रहे। आज अशोक जी उनके लिए वोट मांगने आए। मुझे याद है भंवरलाल जी ने मुझे कहा था कि कैसे ही करके अशोक की सरकार गिराओ, सब पता आपको। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कब कौन बदल जाए पता नहीं चलता। और उसके बाद वो चले गए अशोक गहलोत के पास, इनके बेटे को टिकट भी दे दिया और आज अशोक गहलोत वोट मांगने आपके बीच में आ गए। लेकिन मैं उन नेताओं में से नहीं हूं, जो मैं कहता हूं वो करता हूं। और राजस्थान में अगर असली लड़ाई किसी किसान के बेटे ने लड़ी, तो हनुमान बेनीवाल ने लड़ी, जिससे दोस्ती हो गई दोस्ती। और जो किसान का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। जो किसान के खिलाफ है वो हनुमान के खिलाफ है। और भाइयों, ये सोच के ही मैंने प्रयास किया। और किसान कौम के विरोधी कई नेता जो राजस्थान में जोर जोर से बोला करते थे, आधे से ज्यादा को घर बिठा दिया 18 के चुनाव के अंदर, फूट विधानसभा की सीढ़ियां देने के जवाब। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता कि आप मुझे ताकत दें। राजस्थान के अंदर सोशल मीडिया से बच्चे, जब मैं एनडीए गठबंधन में था, बार बार फेसबुक पे पोस्ट डालते, हनुमान जी आप बिल वापस करो, छोड़ दो मोदी को। मोदी गोदी में बैठ गए, छोड़ दिए मोदी को। अरे उसकी डालने थोड़ी होगा। अरे भाई, ताकत लोकतंत्र में होती है कि सीटें कैसे जीती जाए। एक उपचुनाव जीता दो आप सरदार शहर का, मैं विश्वास दिलाता हूं कि 101 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान। सरदार शहर के अंदर मैं कोई नया नहीं हूं। आप जब भी मेरे पास आए, विधानसभा में था तो चूरू के मुद्दे उठाता था। आपको तो ये भी पता है कि मेरी राजनीतिक लड़ाई चूरू जिले की धरती से हुई। आपके लोग लड़ाई लड़ नहीं पाए, यहाँ के नेता जवान मेरे साथ था, मैंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई में जीत भी आपको लड़ाई चूरू जिले के लोगों को, किसानों को। भाइयों, इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि सरदार शहर के अंदर जिस तरह का हालात, बड़े जीएसएस की मांग चल रही थी 132 की, लालचंद 132 के जीएसएस की बात थी। हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में मुझे मंच पे बताया गया। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, सरदार शहर की जनता के काम होंगे, अस्पताल की व्यवस्थाएं भी सुधरेगी, नए जीएसएस भी बनेंगे 132 के। और सिंचाई का सपना जो भंवरलाल जी ने आपको दिखाया था, वो सिंचाई का सपना भी आपको पूरा कराने के लिए आपको तेजाजी महाराज अवतार नहीं लेंगे आपके बीच। आपको ही अपने भाई को मजबूत करना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कलम की ताकत अगर आ गई या कलम की ताकत के नजदीक भी बैठ गया, तो हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी होगा और हर जवान मजबूत होगा। मुझे सरदार शहर के अंदर लोग ये भी कह रहे थे कि सरदार शहर में आपके समाज का आदमी जिता दे हनुमान जी, लेकिन कहीं राजगढ़ में बन जाए। मैंने कहा राजगढ़ में क्या है कि वहां बदमाशी ज्यादा होती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी यहां से जीतती है और 23 में अगर मजबूती होती है तो राजस्थान के सारे अपराधी जोड़ी झंडे लेकर बंगाल की खाड़ी की तरफ भाग जाएंगे। ये मैं विश्वास करता हूं। पहले भी जब भी बदमाशी हुई
आज भी जब भी बदमाशी होती है, चाहे जिस इलाके के अंदर होती है, सबसे पहले आवाज अगर किसी की आती है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों की, आरएलपी के विधायक और आरएलपी के सांसद हर कौम के लिए लड़ाई लड़ते हुए आपको दिखते हैं। भाइयों, नागौर के अंदर बंजारा जाति की कोई बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन जिस तरह बंजारों के घर उजाड़े, उनके आशियाने उजाड़े, मैं वहां नहीं था। मेरे दोनों विधायक पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी सरकार से लड़ने के लिए मौके पे पहुंच गए, लड़ाई लड़ी, प्रयास किया और 15 दिन तक हम बैठे रहे, सरकार को झुकाया और पूरे राजस्थान के अंदर एक आदेश करवा दिया कि चाहे गोचर की भूमि के अंदर कोई गरीब आदमी अगर 50-60 साल या 30-40 साल से बैठा है, अगर उसकी व्यवस्था वो दूसरी जगह कोई करते तो गोचर में से भी अलॉटमेंट गरीब लोगों को हो सकता है। यह आदेश राजस्थान की सरकार से अगर कराया, हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम था। मेरे विधायकों में मुकदमा दर्ज हुआ, आज भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है, पेंडिंग है मामला। भाइयों, एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान में तीसरी ताकत के रूप में अगर आपने देखा है, हम ही तीसरी ताकत है। 6 बसपा के लोग जीते थे, गहलोत साहब ने खरीद लिया बसपा के 6 लोगों को, कांग्रेस में विलय कर लिया। 2 कम्युनिस्ट जीते थे, दोनों गहलोत की गोदी में बैठ गए जाके। 2 बीटीपी के थे, बीटीपी तोड़ के भाग गए। एक लोकदल का था, लोकदल छोड़ के गहलोत का मंत्री बन गया। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक थे, तीनों मजबूती से राजस्थान की सरकार के खिलाफ हमेशा लोहा लेते हुए सड़क से लेकर सदन तक आते। अभी ओबीसी आरक्षण की जो विसंगति का मामला चल रहा है, कांग्रेस के नेता भाषण जरूर देते हैं, बाहर ट्वीट भी करते हैं, लेकिन विधानसभा के फ्लोर पे जो बोलता है वही हिम्मत वाला होता है। विधानसभा के अंदर तो सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने ओबीसी की विसंगति को दूर करने की पुरजोर तरीके से बात करी और मैं विश्वास दिलाता कि हम उस मामले में छोटे भाइयों को आश्वस्त करते हैं। इस विसंगति को दूर कराने के लिए हमें अगर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, राजधानी को घेरना पड़ा, घेरेंगे। ओबीसी के भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि आपके हितों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे। जब आरक्षण की लड़ाई चली थी, तभी हनुमान बेनीवाल उन नौजवान नेताओं में से था तो पूरे राजस्थान के अंदर जाट समाज के आरक्षण की लड़ाई आज से 24-23 साल पहले भी लड़ा था और आज भी उसी हिसाब से लड़ा। भाइयों, हमने किसी के आरक्षण का विरोध नहीं किया, SC, ST, OBC। और जब मुझे लोगों ने पूछा कि ब्राह्मण बुढ़ियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, मैंने कहा आर्थिक आधार पर ब्राह्मण बुढ़ियों को भी आरक्षण राजस्थान के अंदर मिलना चाहिए। इस बात का भी समर्थन हनुमान बेनीवाल ने हुंकार रैलियां विधानसभा और लोकसभा के अंदर किया था। मैं उन जातियों से भी अपील करना चाहता हूं, आपकी जातियों का जब किसी ने आरक्षण का विरोध नहीं किया, आप भी कृपया ओबीसी में विसंगति का कोई व्यक्ति जातीय तरीके से ऐसी दोस्ता से इस ओबीसी की विसंगति दूर करने की बात का विरोध नहीं करे। सामाजिक समरसता राजस्थान में बनी रहे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है। मेरे सामने तो सरकारें लड़ी है, मैं सरकारों से लड़ा हूं। आपके यहाँ भवनलाल जी तो कुछ भी नहीं, हमारे वहां तो मिर्जाओं का बहुत बड़ा एम्पायर था, मैंने उनको घर के अंदर बिठा दिया, मिर्जाओं को समेट के घर के अंदर बिठा दिया। तो भाइयों, और तेजाजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है कि जो काम हाथ में लेता हूं जीत हासिल होती है। किसानों के मामले के अंदर चाहे लंबी सादत किसानों को देनी पड़ी, लेकिन मोदी को झुकना पड़ा। अब मैंने अग्निपथ योजना, जहां हमारे शेखावाटी के चूरू के सबसे ज्यादा किसान के बेटे बॉर्डर पे सादत देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए कि मोदी जी की किसान आंदोलन में जो चिढ़ थी मन में कि किसानों ने मुझे झुकाया, मैं क्या करूं, तो किसान के बेटों को तकलीफ कैसे दे, सेना को ठेके पे दे दिया प्रधानमंत्री ने। लेकिन सेना को ठेके पे जब दिया तो देश का कोई सांसद नहीं बोला। लोकसभा के अंदर अगर तख्ती लेके कोई पहुंचा, लोकसभा के अंदर अगर व्यवधान करके कार्रवाई रोकी, तो नागौर के सांसद ने अग्निपथ योजना वापस देने की बात करी और किसान के बेटों के हक की लड़ाई लोकसभा के अंदर लड़ी। और जब दूसरे मेरे छोटे भाइयों, कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी तो